हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 एसी हिंदी के पेपर में जो सवाल बेसिकली आएंगे आपके, क्योंकि आप सभी बच्चों का देखिए कुछ सेट में बेसिकली पेपर को बांटा जाता है। ठीक है, आज जो पेपर मान लीजिए 7 अप्रैल को जो पेपर है वो जरूरी नहीं कि 8 अप्रैल को रिपीट हो, या फिर फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग का पेपर सेम नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन देखने को डिफरेंट मिलते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन डिफरेंट में से 2 या 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपसे बच्चों को जो वीडियोस पढ़ाए वो सारा वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो एसी हिंदी आपका 50 मार्क्स 100% कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, बस आप सारे वीडियोस को सुन लीजिए। एग्जामिनेशन जाने से पहले कान में ईयरफोन लगा कर रहिएगा और शांति से अपने भी सुनिएगा और अपने दोस्तों को सुना दीजिएगा। आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। बस शर्त यही है कि आपको अच्छे से सुनना है और ध्यान से कॉपी में सारी चीज़ें नोट डाउन करके आना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करने बिल्कुल कभी मत करें। और देखिए, जैसे अगर आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, आप क्या करें, इन क्वेश्चन पेपर को आप हमें फेसबुक में, चलिए इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, और टेलीग्राम पे अगर भेजना चाहें तो हमें टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा उससे मैं आप सभी बच्चों को आंसर की जो रहेगा वो बता दूंगा। तो आप सही बच्चे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हमें भेज दीजिएगा, तो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शेयर कर दिए दोस्तों से। ठीक है, देखिए पहला सवाल, भारत की एकता इसकी विविधता में छिपी हुई। मतलब हम लोग जानते हैं हमारे भारत की एकता जो है बेसिकली, हमारे भारत में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, सबके धर्म अलग है, सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो विविधता भले ही अलग है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के सभी चीजें, लेकिन सभी लोग एक है। इस कथन का आपको क्या करना है, पल्लवन करना है। देखिए, आपको हमने पल्लवन पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी इसे छोटा सा इसे रिकैप कर देंगे कि पल्लवन क्या होता है। देखिए, जैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि पल्लवन के बारे में, पल्लवन के नियम पढ़ाए थे। देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले करवा चुका है कि पल्लवन किसे कहते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, इसकी महत्व, इसकी विशेषताओं के बारे में बताया, पल्लवन के उपयोग के बारे में बताएं। तो सभी चीज हमने देखिए पढ़ाया हुआ था, और हमने बताया था कि कोई चीज आपको क्या है जिसे लिखा हुआ है, परिभाषा के रूप में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कि सूत्र रूप में, यानी कि फॉर्मूला या सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है इंग्लिश में, फॉर्मूला नहीं, कोई चीज स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया या फिर कही गई बात के गर्भ में, यानी मान लीजिए कोई कथन दिया गया, उस कथन के गर्भ में जो भी उसके भाव है और विचार का एक पुंज छिपा होता है, मतलब कोई ना कोई वहां किरण की पुंज रहती है, छिपी रहती है, उसे हम क्या करते हैं, बेसिकली विद्वान क्या करते हैं, विद्वान जन एक पंक्ति पे घंटों बोल देते हैं, और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही रच देते हैं। बहुत सारे विद्वान क्या करते हैं, बेसिकली एक ही पंक्ति पर घंटों बोल सकते हैं, मतलब बहुत देर समय लगा सकते हैं, और कई बार तो एक ही पर क्या कर सकते हैं, एक पूरी पुस्तक भी रच सकते हैं। और यही कला पल्लवन कहलाती है। कि पल्लवन का यह अर्थ नहीं है कि उस कथन का अर्थ या भाव लिखा जाए, बल्कि उसकी क्या करना चाहिए, हम व्याख्या करनी चाहिए, अपितु उसका मूल भाव वक्ता के मंतव्य को स्पष्ट करने के। मान लीजिए कोई कथन दिया हुआ है, उस कथन को आप क्या क्या समझा रहे हैं, वो समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। ये पल्लवन कहलाता है। और पल्लवन के देखिए हमने कुछ यहाँ नियम बताए हुए थे, तो आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको सारे के सारे पढ़ाया हुआ है। पल्लवन की विशेषताएं पढ़ाई, देखिए पल्लवन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें ये पढ़ाया हुआ है। पल्लवन की विशेषता, ये सारी चीज आता है। उदाहरण में हमने समझाया था कि कछुआ चाल से सफलता मिलती है जीवन में, इसका भाव पल्लवन करना है तो आप कैसे किस प्रकार कर सकते हैं, उदाहरण लेके समझाया था। फिर एक लोकगीति थी, पानी पानी जल पहचान पनी, ठीक है, इस पर बताया था। और सत्य की हमेशा जीत होती है, इसका भी भाव पल्लवन बताया था। लेकिन आज का पेपर, बेसिकली आपका जो पेपर होगा 7 और 8 अप्रैल का, इसमें एक कथन आ सकता है कि भारत की एकता इसकी विविधता में छिपी हुई, बेसिकली इस कथन का पल्लवन करे। तो किस प्रकार पल्लवन करे, आइए जानते हैं। देखिए, पहले भारत की एकता इसकी विविधता में छिपी हुई है, यह कथन जो है हमारे देश में देखिए जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जो बेसिकली भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए जो हमारी भारतीय समाज की विशेषता है। देखिए, हमारे जो भारतीय समाज में, उसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक लोग रहते हैं, सबके धर्म अलग है, जाति अलग है, भाषाएं सब अलग अलग बोलते हैं, लेकिन सभी के सभी हमारे भारतीय समाज की विशेषता को दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे भारत में अनेक धर्म हैं, जातियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति और रीति रिवाज सभी के अलग है, फिर भी यहाँ एकता क्या अभूतपूर्व पर्व, बेसिकली हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर एकता है वो अभूतपूर्व है। बेसिकली हमारे पास देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार के, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन देश के लिए सभी लोग एकत्र हो जाते हैं, एक ही भावना रखते हैं। यह विविधताएं देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है, और ये जो विविधताएं बेसिकली देश के अलग अलग जगह में अलग अलग फैली हुई है, लेकिन ये सभी एक समृद्ध और विविध धारा का हिस्सा है जो भारत की पहचान बनती है। भले ही देखिए कितना भी अलग हो जाए, लेकिन सब के सब ये हमारे भारत की पहचान के रूप में बनती है। ठीक है, फिर अगला बताया हुआ है कि भारत का इतिहास भी इस एकता की मिसाल को प्रस्तुत है। अगर हम अपने भारत के इतिहास को खंगाले बेसिकली, तो हमें मिलता है कि यह एकता का भी मिसाल हमें प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृति हमारे पास, भाषा है, इसके बावजूद हमारे जो भारतीय समाज में, उसमें एकजुटता का हमें अनुभव होता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता यहाँ प्रदान की है, जिससे देश में क्या रह सके, एकता जो बने रह सके, उसमें एकता बनाए रखने में मदद मिलती है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें,
धार्मिक विविधता के बावजूद जो हमारा भारतीय समाज है, ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार के त्यौहार है, सांस्कृतिक आयोजन के दौरान लोग आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, सामूहिक रूप में खुशी मनाते हैं। जैसे अगर भारत में हमारे कोई भी पर्व त्यौहार चले तो लोग क्या करते हैं, सभी लोग मिलजुल के क्या करते हैं, आपस में सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हमारे भारतीय समाज की बेसिकली एकता को प्रदर्शित किया जाता है, जो हमारे बीच एकता की भावना को और मजबूत करता है कि अगर हम क्या करेंगे, हम अपने तो पर्व मनाएं, साथ ही साथ हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी के कल्चर को भी बेसिकली अपनाने की कोशिश करें, उनके साथ मिलजुल कर रहें, तो ये हमारे भारत की एकता को क्या करेगा, मजबूती से और बढ़ाता है। ठीक है, ये बताया हुआ है। तो इस कथन का पल्लवन करते हुए हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि भारत में भिन्नता का होना ही क्या है, एकता की ताकत है। कि हमारे भारत में जो विभिन्नता दिखी जाती है, यानी बेसिकली अंतर जो देखा जाता है, जिस वजह से एकता का ताकत हमें देखने को मिलता है। जैसे एक धागे में बेसिकली बुनाई के कई रंग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई स्वेटर अपना कुछ बनाया, उसमें बुनाई के बहुत सारे रंग हो सकते हैं। वैसे हमारे देश की विविधता एक दूसरे को क्या करती है, समृद्ध करती है, मजबूत करती है, और यह हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने में क्या करती है, मदद करती है। यह हमारे देश को एक मजबूत संपूर्ण राष्ट्र बनने में मदद करती है। यह विविधता हमें परस्पर समझ और सम्मान सिखाती है, जो भारतीय समाज की क्या एक अनमोल धरोहर के रूप में कार्य देती है। तो ये विविधता के कारण ही हम बेसिकली हमें सम्मान मिलता है, सम्मान सिखाता है, समझ सिखाता है, जो हमारे भारतीय समाज की एक अनमोल धरोहर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो आप सबसे पहले क्या करें, जैसे पल्लवन पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करें, पल्लवन को समझा दें कि पल्लवन क्या होता है। उसके बाद क्या करें, ये जो कथन दिया हुआ है इस कथन को अपने हिसाब से क्या करें, समझाएं। क्योंकि 15 मार्क्स से सवाल आएगा तो 2 पन्ना तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आप 2 पन्ना क्या कर सके, 2 पन्ना अगर देखिए अगर नहीं आया 2 पन्ना ना, तो कम से कम आप क्या करें, किसी चीज को स्टेटमेंट को खींचने की कोशिश करें। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो कॉपी चेक होता है वो आपके कॉपी को बेसिकली समझ आ जाता है कि टीचर हाँ बच्चों को आता है, उस हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। आप क्या करें, सबसे पहले पल्लवन समझा दें, इसकी जो एकता, ये जो हमने स्टेटमेंट समझाया कि भारत की एकता, इसकी विविधता छिपी, आप इसमें भी क्या करते हैं, कुछ चीज ऐड करके अच्छे से समझा सकते हैं टीचर को। ठीक है, तो ये कथन आपका, ये जो स्टेटमेंट है ये 15 मार्क्स का आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। वो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि आपको लिंग निर्णय का एक सवाल आता है। ठीक है, देखिए एक अगला सवाल आता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देखकर लिंग निर्णय के आधार को बताएं। यहां आपको लिंग निर्णय नहीं बताना है, लिंग निर्णय के हम लोग जो बेसिकली लिंग निर्णय करते हैं उसके आधार इस हमको बताना है कि किस आधार पर हम लिंग निर्णय करते हैं, बताना है। सवाल देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देना, आप आराम से बता सकते हैं, लेकिन लिंग निर्णय करके बताना है कि लिंग निर्णय के आधार को किस प्रकार से हमने समझा है, उस चीज को आपको यहाँ समझाना है। और ये 15 मार्क्स का सवाल आता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे ही बच्चे लिंग जानते हैं, जिसे हम जेंडर कहते हैं। लिंग जो है बेसिकली संस्कृत का एक शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है, अगर हम सब बेसिकली अर्थ की बात करें, चिन्ह या फिर निशान हमारे पास होता है। ठीक है, अतः शब्द के जिस रूप से हम जानते हैं, हमने लिंग पढ़ा हुआ बेसिकली, कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और हिंदी में जानते हैं लिंग के देखिए 2 भेद होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, जिसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। पुरुष जाति में आप उदाहरण रूप में जानते हैं, बैल है, बकरा है, मोर है, मतलब जो भी चीज़ हमारे पास पुरुष कैटेगरी में आते हैं उसे हम पुल्लिंग में रखते हैं, और जो स्त्री जाति में आते हैं उसे हम क्या रखते हैं, स्त्रीलिंग में रखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परिभाषा के रूप में, क्योंकि आपको परिभाषा देके समझाने बोला गया, तो वह शब्द जिससे पुरुष जाति या पुरुष से संबंधित समझा जाए तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे स्वरूप, आदमी, लड़का, पिता, राजा, ये सब हो गया। और वहीं पर जिसे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, रानी, ठीक है, महिला, ये सभी चीज आते हैं हमारे पास। अब लिंग निर्णय के देखिए आधार को बताया गया कि किस प्रकार हम इसके आधार को समझते हैं। सबसे पहला जो आधार हमने वो बनाया हुआ है वो है प्राकृतिक लिंग, यानी नेचुरल जेंडर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति यानी कोई भी पर्सन है, कोई प्राणी है या वस्तु का प्राकृतिक लिंग स्पष्ट करता है, यानी उस चीज का प्राकृतिक लिंग के बारे में बताता है, तो हम उसी के आधार पर उसको क्या कहते हैं, लिंग का निर्णय कहा जाता है। जैसे आदमी हो गया तो आदमी पुल्लिंग में आएगा, और जो महिला होगी वो स्त्रीलिंग में आएगी। यानी कॉमन सेंस, यानी जो हमारे पास प्रकृति के आधार पर, प्रकृति से बेसिकली जो भी चीज उत्पन्न है उस चीज का लिंग बताते हैं, वो प्रकृति के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास है समाप्ति या फिर प्रत्यय। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सफिक्स या प्रीफिक्स। तो कई बार शब्दों के अंत में जो प्रत्यय आता है, ठीक है, वही लिंग निर्णय में क्या निर्धारण मत करता है। जैसे हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए आ प्रत्यय स्त्रीलिंग की पहचान देते हैं, जैसे लड़की। ठीक है, लड़की वर्ड में देखिए ई का यहाँ पर उच्चारण हुआ हमारे पास, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो बात किया जा रहा है वो किसके बारे में बात किया जा रहा है हमारे पास, वो बात हो रहा है हमारे पास पुल्लिंग, सॉरी, स्त्रीलिंग के बारे में। वहीं पर आ के बिना जो शब्द होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे लड़का हमारे पास, ये शब्द क्या होता है, पुल्लिंग में आता है।
तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो है सांस्कृतिक और जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उस आधार पर। तो कई कुछ शब्द जो है उनका जो लिंग निर्धारण होता है वो सांस्कृतिक या फिर पारंपरिक रूप से क्या होता है उनका लिंग निर्धारण होता है। जैसा कि भारत हो गया हमारे पास, जबकि भारतीय अगर लग जाता है तो यही क्या हो जाता है हमारे पास स्त्रीलिंग हो जाता है। फिर अगर हम बात करें अर्थ के रूप में तो कुछ शब्दों का जो लिंग होता है उनके अर्थ के आधार पर तैयार किया जाता है कि उनका अर्थ क्या निकलता है। जैसे कलाकार जो शब्द है वो बेसिकली पुल्लिंग को डिनोट करता है, लेकिन जो कला है वहां पर क्या स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह लिंग का निर्धारण जो होता है विभिन्न तत्वों के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आता है पेपर में, आपको लिखना है। तो आप पहले सबसे पहले क्या करिएगा, आप बताइए लिंग क्या होता है, लिंग के विभिन्न जो प्रकार होते हैं यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग उसके बताइए, कुछ उदाहरण दीजिएगा। और लिंग निर्णय का आधार क्या हमारे पर प्राकृतिक हो गया, फिर आप लिख सकते हैं समाप्ति या फिर प्रत्यय के आधार पर, फिर सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण, एक हो गया हमारे अर्थ के आधार पर। टोटल 4 कैटेगरी हम क्या करते हैं लिंग निर्णय के आधार को यहाँ पर बना के लिखते हैं। ठीक है, तो ये सवाल 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। देखिए अगला एक सवाल आता है आपके पेपर में, संक्षेपण क्या है और एक अच्छा संक्षेपण का क्या विशेषता होता है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सवाल यहाँ लिखना हमसे छूट गया है, आप सवाल को नोट डाउन कर लीजिए कि संक्षेपण किसे कहते हैं और एक अच्छे संक्षेपण के क्या गुण होते हैं या क्या विशेषताएं होती है ये आपको बतलाना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 मार्क्स में ये भी सवाल पूछा जाएगा। और संक्षेपण तो हमने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, इसलिए हमने इसे शॉर्ट में यहाँ पर समराइज कर दिया कि संक्षेपण मतलब होता है कि संक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बड़े और विस्तृत पाठ यानी कोई बड़ा सा मान लीजिए चैप्टर है आपके पास या कोई विचार है उसको आप क्या करते हैं संक्षिप्त रूप में क्या करते हैं प्रस्तुत करते हैं, यानी शॉर्ट वे में उसे क्या करते हैं लिखते हैं या बताते हैं, ताकि उसके जो भी मुख्य बिंदु हैं और उसके बेसिकली जो विचार है उसको हम क्या कर सके कम से कम शब्दों में समझ सके। जैसे इंग्लिश में आप जानते होंगे समरी पढ़ते होंगे आप कोई भी कहानी का, क्यों पढ़ते हैं क्योंकि आपको पूरा कहानी पढ़ने का समय नहीं मिला, शॉर्ट में समझना है तो आप क्या सुन लेते हो समरी सुन लेते हो, जिससे क्या होता है उस कहानी का आपको मतलब समझ में आता है, जो भी मेन पॉइंट्स है या जो भी मेन कैरेक्टर्स है वो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है हमारे पास संक्षेपण कहलाता है। इसमें जो भी अनावश्यक विवरण, मान ली कोई कहानी है आपने पढ़ रहा है उसमें उस कहानी का कोई मतलब ही नहीं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप क्यों पढ़ने जाओगे या क्यों उसके बारे में जानकारी देने जाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें जो भी अनावश्यक विवरण है उनको छोड़ देते हैं और केवल जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी तथ्य है, जो भी मुख्य विचार है उन्हीं चीजों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, इसके अलावा फालतू चीजों को हटा दिया जाता है। तो संक्षेपण का जो उद्देश्य होता है किसी विषय या सामग्री को क्या करना संक्षिप्त रूप से स्पष्ट रूप से लिखना है और प्रभावी तरीके से। ये नहीं कि देखिए अगर आप कोई भी समरी बना रहे हो तो इस प्रकार से समरी बनाओगे ना बेसिकली कि सामने वाले आदमी को जिसको समझना है आप उसे बेहतरीन तरीके से समझा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार ना कि वो आदमी बोर हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं उसे शॉर्ट वे में तो लिखते लिखते ताकि इस प्रकार से लिखा जाए कि अच्छे से लोग समझ सके, इस प्रकार हम लोग काम करते हैं और यही क्या कहलाता है हमारे पास संक्षेपण कहलाता है। लेकिन एक अच्छे संक्षेपण के क्या गुण हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि एक लंबी कहानी या लेख का संक्षेपण उसकी जो भी मुख्य घटनाएं हैं और संदेश को क्या करना संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम लोग करते हैं। अब अगला सवाल आता है आपके पास कि एक अच्छे संक्षेपण के क्या गुण होते हैं। तो एक संक्षेपण के कुछ प्रमुख गुण हैं, उनमें से कुछ गुण यहाँ बताए हुए हैं। पहला यहाँ पर सारगर्भिकता, मतलब संक्षेपण में केवल आपको क्या करना है जो भी मुख्य विचार और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है बस वही शामिल होना चाहिए बिना अनावश्यक विवरण के। मतलब कोई भी अटर पटर का जानकारी आपको नहीं लिखना है। अपने से सबसे पहला बात है कि आपको कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करना है, जो चीज़ कहानी में बोला गया उसी के हिसाब से आपको क्या करना है समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। और यही संक्षेपण के सबसे प्रमुख गुण में आता है कि संक्षेपण में केवल आपको मुख्य विचार और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वही शामिल करना चाहिए, अनावश्यक विवरण को यहाँ पर शामिल ना करें। ठीक है, अगला हमारे पास है स्पष्टता। संक्षेपण का प्रमुख जो बेसिकली संदेश होता है, आपको संक्षेपण का संदेश क्या है साफ और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब जो भी चीज बता रहे हो वो साफ होना चाहिए और स्पष्ट रूप से समझ में आए, ताकि जो पाठक यानी पढ़ने वाला जो श्रोता ने सुनने वाला है उसे आसानी से क्या हो सके समझ आ सके, वरना वो आदमी बोर फील करने लगेगा तो फिर आपका संक्षेपण समझाने का फायदा ही क्या हुआ, लिखने का फायदा ही क्या हुआ। ठीक है, फिर अगला बताया हुआ है सुसंगतता। मतलब यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको जो भी सभी विचार और बिंदुओं का तार्किक क्या होना चाहिए और सही क्रम में प्रस्तुत होना है। देखिए जो भी चीज आप क्या कर रहे हो समरी बना रहे हैं संक्षेपण कर रहे हो, आप उसे क्या करोगे एक पैटर्न वाइज लिखोगे और एक क्रम मतलब होता है इस प्रकार से अरेंज करोगे, जो भी चीज जैसे कहानी बताएगा उस प्रकार अरेंज करोगे ताकि लोग उसे अच्छे से बेसिकली समझ सके, ये कहानी का मेन पक्ष होता है। अगला हमारे पास है संक्षिप्तता। बताया हुआ है कि संक्षेपण को संक्षिप्त लेकिन संपूर्ण रूप से समृद्ध होना चाहिए। मतलब भले ही आप सोचे शॉर्ट में लिख रहे हो लेकिन अंदर से वो भरा हुआ होना चाहिए। इसमें अत्यधिक विस्तार या जो अप्रासंगिक जानकारी है बेसिकली हमारे पास उससे बचना चाहिए। मतलब कहानी को आपको बड़ा में नहीं लिखना है और जितना हो सके उससे क्या करना चाहिए कहानी से जुड़ा हुआ चीज लिखना चाहिए, ये नहीं कि कहानी से कोई अटर पटर आपको चीज लिखना है। ठीक है,
अगला पॉइंट है हमारे पास 5th नंबर में कि आवश्यक जानकारी का इसमें क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। मतलब संक्षेपण में मूलतः क्या होता है, हमारे पास जो भी जरूरी जानकारी है उन्हीं का समावेश होना चाहिए ताकि इसका जो उद्देश्य हो सके वो बेसिकली पूरा हो सके। फिर इसमें भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, तभी ये सही प्रकार से क्या करे, कार्य कर सके। यानी संक्षेपण की भाषा आपको सरल रखना है, सही भी रखना है और व्याकरण जो दृष्टि देखा जाए तो ये शुद्ध भी होना चाहिए, इसके बेसिक गुण है। 7वां हमारे पास है कि इसमें व्याकरण की शुद्धता। मतलब देखिए आप क्या करें, व्याकरण का जब भी इस्तेमाल, संक्षेपण जब भी करें तो आपको जो भाषा लिखना चाहिए वो सही से आना चाहिए। व्याकरण जो त्रुटि होती है, मतलब शब्दों को लिखने में देखिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप जो बेसिकली मात्राएं होती हैं उन्हें आप छोड़ देते हैं या कहीं उल्टा लिख देते हैं, तो जिससे कुछ उसका अलग ही मतलब निकल जाता है और जिस अलग मतलब से क्या होगा, आपका व्याकरण गलत है तो संक्षिप्तता का संक्षेपण क्या क्या होगा, जो मतलब निकलना चाहिए वो तो नहीं निकलेगा, कुछ और पता चल जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता हमारे पास होनी चाहिए। 8वां पॉइंट है हमारे पास निष्कलंकता। मतलब संक्षेपण में किसी भी विचार या तथ्य का विकृत या गलत रूप नहीं होना चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं संक्षेपण में, मान लीजिए कोई भी विचार लिख रहे हैं या कोई भी तथ्य है, उसका आपको गलत रूप से उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसका क्या करना है, सही रूप से उसका क्या करना है, आपको उपयोग करना है। और वही चीज जैसे कहानी में बताया गया उसको सही रूप से क्या करना है, आपको समझाना पड़ेगा। तो इन गुणों को ध्यान में रख के आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक प्रभावी और एक स्पष्ट जो संक्षेपण होता है आप उसे आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये संक्षेपण के क्या होते हैं, बेसिकली कुछ गुण होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अच्छे संक्षेपण के क्या गुण होते हैं, तो आशा करूंगा आप इसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सही बच्चे संक्षेपण को आराम से लिख सकते हैं, समरी यानी इसकी विशेषताएं भी आप लोग बता सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं हमने आपको पढ़ाया हुआ पहले भी कि सारांश रूप में इसको जानकारी देना है, अत्यधिक संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता सरलता इसके गुण होते हैं, मुख्य विचारों का समावेश होना, लंबाई में संक्षिप्त सटीकता होनी चाहिए, संदर्भों का यहाँ पालन होना चाहिए। संक्षिप्तन का क्या महत्वपूर्ण क्या महत्व है, बेसिकली कई कारणों समय का बचत होता है, इसमें स्पष्टता रहती है, इसकी स्मरण शक्ति लोग इसे अच्छे समझ सकते हैं, ये कुछ गुण रहता है। प्रभावी संवाद होता है, जो भी विषय रहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित हो पाता है, ये संक्षेपण के बेसिकली कुछ गुण होते हैं। और संक्षेपण का हमने उदाहरण बताया हुआ था, जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा उसको बोला जाएगा कि आपको समरी लिखो, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले सबसे हेडिंग दोगे, उसके हिसाब से क्या करोगे, शॉर्ट में उसे अरेंज करके समझा दोगे, जिससे जो भी मेन पॉइंट्स है वो बच्चे समझ जाएंगे, जो भी टीचर्स रहेंगे वो समझ जाएंगे और आपको 15 नंबर ये मिल जाएगा आराम से। तो इस सवाल को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सही बच्चों का एसी हिंदी का ये टॉपिक जो था संक्षेपण पल्लवन जो इससे सवाल आता है वो हमने कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बाकी जितने वीडियोस है सारे के सारे कान में ईयरफोन लगा के बस एग्जाम से सुनते चलिएगा, आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों के एग्जाम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।